कल कहाँ तक हो गया था भाई? लगभग 117 तक ना। 117 की बात करें, हम कल पढ़ाए थे आप लोगों को 109 पढ़ाए थे। क्या था इसमें? अच्छा, 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। 109 में क्या है? धन विधेयक का प्राकलन ना। और 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। 111 में क्या है? राष्ट्रपति का वीटो। 112 में क्या है? बजट। 113 में क्या है? प्राकलन। 114 में क्या है? 112 में क्या है भाई? बजट। और 13 में क्या है? 100 प्राकलन। प्राकलन को हम क्या बोलते हैं? और एस्टीमेट ना। 114 में क्या है? विनियोग ना। और 115 में क्या है? अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान ना। और 116 में क्या है? लेखानुदान। ये सब हो गया था। पर आज जो है ध्यान देना, बजट में किसकी चर्चा है? बजट को हम क्या कहते हैं? बजट शब्द का उपयोग संविधान में नहीं हुआ है। इसकी जगह क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। बजट दो प्रकार के होते हैं। एक आम बजट होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अंतरिम बजट। कौन सा होता है? अंतरिम बजट। ठीक है। पहला आम बजट और दूसरा क्या होता है? अंतरिम बजट। अंतरिम बजट क्या होता है? जब चुनाव के समय लाया जाता है। ध्यान देना, जैसे मान चलिए 2024 में क्या होने वाला था? चुनाव होने वाला था ना। किस महीने में हुआ ये? लगभग अप्रैल मई में हुआ। ये हुआ था ना कि जून में हुआ था? मई जून में हुआ था। मई जून में हुआ था, ठीक है। 4 जून को शायद वो आया था रिजल्ट ना। मई जून में हुआ। अब ध्यान देना, बजट सत्र फरवरी से स्टार्ट होता है। अब फरवरी में जो बजट आएगा, हो सकता है 2024 के बाद सरकार बदल जाती तो वो अपने हिसाब से बजट लाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो फरवरी में बजट आएगा 2024 में, वो कहाँ तक रहेगा? केवल जो जब तक चुनाव है यानी मई तक रहेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट। यानी जब, ध्यान देना, कहने मतलब यह है, बजट जब प्रस्तुत किया जाता है और चुनाव बीच में रहता है, तो उस बजट और चुनाव के बीच के समय जो जब बजट लाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट। जब पूरे साल के लिए लाया जाता है क्या कहा जाता है? आम बजट। यही अंतर है, ये पूछ सकता है। ये हो गया। अब देखिए, कल हम बताए थे इसमें क्या है? एस्टीमेट ना। ये बताया जाएगा कितने रुपए खर्च है। जब कोई प्रोजेक्ट या कोई कार्य हम कर रहे हैं तो बताया जाएगा कि इसमें कितने रुपए का खर्च है। ये भी बताए थे, अगर घोटाला होने का चांस है तो प्राकलन में ही होता है। तब प्राकलन में जब घोटाला होने का चांस है, उसके बाद ध्यान देना, यहाँ क्या बताया जाएगा? एस्टीमेट कितना खर्च होगा। उसके बाद क्या होगा? विनियोग, यानी जब ये पारित हो जाएगा तो पैसा निकलेगा ना। तो लेकिन ध्यान देना, जब ये एक्स्ट्रा खर्च बताएंगे तो इसमें लाया जाता है क्या? कटौती लाया जाता है। क्या लाया जाता है? जैसे हम बता दिए, मान चलिए 10,000 की मोबाइल है, घर पे हम बता दिए 12,000, तो घर वाले भी जान रहे हैं कितने की है? 10,000 की है। तो काटना चालू करेंगे ना, 2,000 कहाँ ले जा रहे भाई? तो उसी प्रकार से जैसे मान चलिए कोई प्रोजेक्ट है 1 लाख करोड़ का, या समझ में आया? अब वो बता दिए हैं 1.5 लाख करोड़, तो अब जो है ज़्यादा बता दिए हैं ना, तो इसको कम करने के लिए विपक्ष भी जानता है कि इसमें कितना खर्च होने वाला है, क्योंकि वो भी सरकार में रह चुका है ना। तो वो भी जान रहा है, तो कितना खर्च आएगा वो जानता है। इसीलिए क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव। क्या लाया जाता है भाई? कटौती प्रस्ताव, ठीक है। कटौती प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? समझ में आया? कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं कटौती प्रस्ताव। पहला होता है नीतिगत, यानी नीति में ही क्या लग रहा है? डाउट है। जो आप नीति बनाए हैं उसमें ही क्या है? डाउट है। कहने मतलब है, जो आप कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य संभव नहीं है, पैसा फालतू जगह खर्च कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? नीतिगत कटौती। इसमें जितना भी पैसा पास हुआ होता है, यानी प्राकलन में जितना भी पैसा बताए रहते हैं कितना पैसा लगेगा, सबको रद्द कर दिया जाता है जब नीतिगत कटौती आती है।
केवल अनुदान के रूप में 1 रुपये दिया जाता है। ध्यान देना, पूरे बजट, 1 साल का बजट कितना रुपये दिया जाता है? 1 रुपये। अब ये जरूर ध्यान देना, अगर बजट पास हो रहा है कहीं 2 लाख करोड़ का, ध्यान देना 2 लाख 1000 करोड़ हो सकता है, बहुत लंबा लंबा बजट होता है, वो सब हटाने के बाद कितना आपको दिया जा रहा है भाई? बजट के रूप में 1 रुपये। ये क्या है? नीतिगत कटौती। दूसरा है अर्थगत। क्या है? अर्थगत कटौती। कटौती इसमें क्या है? इसमें जो पैसा होता है उसको केवल कम कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है। इसमें कटौती मतलब इसमें केवल 1 रुपये दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पैसे को कम कर दिया। जैसे मान चलिए 1 लाख खर्च है तो 1.5 लाख मांग रहा है, तो हो सकता है 1,20,000 दे दिया जाए बस, या फिर 1 लाख कर दिया जाएगा बस। यानी कहने मतलब जो खर्च है वो उसको दिया जाएगा, कन्फर्म है। अर्थगत कटौती में ये अर्थ माने क्या होता है? पैसा। अर्थशास्त्र पढ़े हो ना? अर्थशास्त्र में पैसे की चर्चा होती है, टैक्स वगैरह कहाँ कैसे लगना है, क्या कैसे, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है अर्थशास्त्र, लेकिन समझ में कम आता है। एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ गया, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। देखिएगा, अर्थगत, अर्थ माने क्या होता है? पैसा। पैसे से संबंधित है, पर पैसे में क्या काटा जाता है? जो एक्स्ट्रा पैसा बताया गया है वही पैसे को क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं हम? अर्थगत कटौती। तीसरा होता है सांकेतिक कटौती। क्या होता है? सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती क्या है? सांकेतिक कटौती तब लाया जाता है जब लगता है, ध्यान देना, अच्छा कटौती लाता कौन है? कटौती प्रस्ताव कौन लाएगा? पक्ष है विपक्ष? विपक्ष लाएगा ना, पक्ष तो पास ही कर रहा है, विपक्ष लाएगा। तो जब कटौती पर कौन सा प्रस्ताव आता है? संकेत प्रस्ताव आता है, तो इसमें बोला जाता है कि आप जो है पैसा जहां खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोला जा रहा है? जहां खर्च करना चाहिए वहां खर्च नहीं कर रहे हो और किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हो। तो इसमें क्या किया जाता है? जब ये प्रस्ताव लाया जाता है तो केवल 100 रुपये काटा जाता है, बस पूरा बजट पास होता है। ध्यान देना, पहले में क्या है? पूरा काट लिया जाता है। अनुदान के रूप में कितना दिया जाता है? 1 रुपये दिया जाता है मात्र। अर्थगत में क्या है? बजट पास होता है पर वही जो एक्स्ट्रा होता है वही काट लिया जाता है। ठीक है, और सांकेतिक में क्या है? 100 रुपये काटा जाता है, बाकी पूरा क्या दिया जाता है? वापिस कर दिया जाता है। एक होता है गिलोटीन, उसको बता रहे हैं, कल बताए थे गिलोटीन के बारे में। कटौती प्रस्ताव किसके बाद लाया जाता है? विनियोग के बाद कि प्राक्कलन के बाद? हाँ, कटौती प्रस्ताव किसके बाद लाया जाता है? विनियोग के बाद कि प्राक्कलन के बाद? प्राक्कलन के बाद। ठीक है ना, सही है, क्योंकि इसी में तो होता है एस्टीमेट। एस्टीमेट ज्यादा बताएंगे क्या आएगा? कटौती प्रस्ताव, उसके बाद पैसा पास होगा ना, काटने पीटने के बाद पैसा में देंगे ना। अब पैसा किस में मिलता है? विनियोग में मिलता है ना। अब देखिए, कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बजट की मांग को कम करने के लिए प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3। नीतिगत प्रस्ताव क्या है? इसके द्वारा बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है। कितने रुपए दिया जाता है अनुदान के रूप में? 1 रुपये। ठीक है, अर्थगत क्या है? इसके द्वारा बजट कुछ भाग का कम किया जाता है, यानी जो एक्स्ट्रा भाग होता है, एक्स्ट्रा खर्च होता बताए रहते हैं, वही क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है। सांकेतिक क्या है? इसके द्वारा बजट असहमति दिखाया जाता है, यानी बजट क्या दिखाया जाता है? असहमति। ठीक है, जहाँ खर्च करना है वहाँ आप खर्च नहीं कर रहे हो। ठीक है, कितना काटा जाता है? 100 रुपये, याद रहेगा। नीतिगत में क्या है? 1 रुपये दिया ही जाता है, और सांकेतिक में क्या है? 100 रुपये काटा जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जो ये नीतिगत कटौती आती है, अगर ये नीतिगत कटौती किसी सरकार के खिलाफ पास हो गई, इसका मतलब है कि सरकार गिर जाएगी। कैसे? ध्यान देना, नीतिगत कटौती हमेशा किस पे आती है? 50% पे। 50 लोग अगर बोल दिए कि नीतिगत कटौती आनी चाहिए, 50%, यानी बहुमत
आधा सुने होगे ना, जिस पे सरकार बनती है। सरकार किस पे बनती है? यानी जितने लोग हैं उसके आधे लोग एक तरफ हो जाएं और जिधर होंगे वही क्या बन जाएगी? सरकार। तो अगर नीतिगत कटौती आती है और ये 50% से पास होता है, यानी आधा साधारण बहुमत से, इसका मतलब है कि नीतिगत कटौती के खिलाफ हैं, तभी तो आधे लोग वोट दिए, मत दिए ना। और बजट लाता कौन है? विपक्ष वाला। और विपक्ष वाला क्या करता है? कटौती प्रस्ताव लाता है। इसका मतलब अगर कटौती प्रस्ताव पारित करा लिया विपक्ष, ध्यान देना, कटौती प्रस्ताव पारित करा लिया है विपक्ष, तो जो पक्ष है उसके हिस्से में कहाँ वोट रह गया? यानी 50% जब विपक्ष पा गया, ध्यान देना, विपक्ष 50% पा गया ना, तो जो पक्ष है वर्तमान में, इसका मतलब उसका सीट क्या है? कम है। सीट क्या है? कम है ना। तो लाया जाता अस्वीकार, विश्वास अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, क्या लाया जाएगा? विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। तो लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव के कारण क्या होगा? सरकार गिर जाती है। किसकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव पे गिरी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। कितने दिन पे गिरी थी? 13 दिन। एक दिन जिस दिन हुआ था, आखिरी दिन, ये 2 दिन काउंट नहीं होता, वैसे 15 दिन जाता है, 13 दिन में सरकार चली थी बस। ठीक है, ये हो नीतिगत कटौती। अब आगे ध्यान देना, नीतिगत कटौती के बाद एक होता है गिलोटीन। क्या होता है? गिलोटीन कटौती। ठीक है, गिलोटीन क्या होता है? गिलोटीन, हाँ, गिलोटीन होता है क्या? देखो, प्राक्कलन में क्या होता है? कटौती प्रस्ताव आता है। प्राक्कलन में क्या होता है? कटौती प्रस्ताव होता है, बांस होती है, समय ज़्यादा व्यतीत होता है, पैसे की अत्यंत आवश्यकता पड़ी, तो ये इसको क्या किया जाता है? साइड कर दिया जाता है। यानी प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, डायरेक्ट क्या होगा? वोटिंग होगी। विनियोग में वोटिंग होती है ना, वोटिंग होगी, मतदान होगा, उसके बाद जब मतदान पास हो जाएगा तब क्या होगा? पैसा निकाला जाएगा। गिलोटीन में यही है, यानी गिलोटीन में क्या है? कटौती प्रस्ताव को साइड करके डायरेक्ट क्या कराया जाता है? मतदान। ठीक है, यही क्या है? गिलोटीन। देखो, गिलोटीन के समय के अभाव में बजट की चर्चा को रोककर, जो बहस होती है, बजट को चर्चा को रोककर मतदान कराना ही क्या कहलाता है? गिलोटीन। यानी जो ये कटौती प्रस्ताव है, इसी में तो बहस होगी, इसी को क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है और डायरेक्ट क्या कराया जाता है? मतदान। वही क्या कहलाता है? गिलोटीन। इसका उद्देश्य बजट में होने वाले विलंब को रोकना। ये था, कल यहां तक बचा हुआ था ना। अब है देखिए 118, यानी लगभग 117 तक खत्म हो गया है ना। 117 के बाद क्या पढ़ाना है? 118, 119। 118 में क्या है? संसद की प्रक्रिया, सब हो गया है। 119 में भी यही है। ठीक है, तो 118, 119 देखना नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट हम चलेंगे 120 पे। आर्टिकल नंबर 120 में क्या है? देखो, संसद की भाषा क्या है? आर्टिकल नंबर 120 में है संसद की, या सांसद हम बोल दें, सांसद की भाषा, यानी जो वहाँ बैठेंगे उन्हें हम सांसद कहते हैं ना। सांसद की भाषा, जो लोग बैठेंगे वो 28 राज्य में से कहीं से भी आए हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहीं से भी आ गए हैं ना। तो इसका मतलब है कि सबको भाषा अलग अलग है। हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो सबको, मतलब जितने लोग बैठेंगे सबका भाषा अलग अलग। लेकिन इसमें बोला गया है, ध्यान देना, केवल आप 2 भाषा का यूज कर सकते हो, एक तो इंग्लिश और दूसरा क्या है? हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी 2 ही भाषा आप उपयोग कर सकते हो। और बोला गया है ये, यदि तीसरी भाषा बोलना है, यानी तीसरी भाषा मतलब है क्षेत्रीय भाषा, यदि अपने क्षेत्रीय भाषा में बोलना है, तो यदि आप लोकसभा में बैठे हो, ध्यान देना, लोकसभा में हो तो अध्यक्ष से, राज्यसभा में हो तो सभापति से परमिशन लेना पड़ेगा, तब क्षेत्रीय भाषा आप बोल सकते हो। समझ में आया इतना? बोलिए क्या?
120 में क्या है, सांसद की भाषा। संविधान में कितने भाषा बोलने के लिए अनुमति दिया गया है? 2। कौन कौन से हैं? इंग्लिश और हिंदी। यदि तीसरी भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा बोलना है तो लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेना है और राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेना है। यदि वो आपको अनुमति देते हैं तब अपना क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। भोजपुरी में भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। भोजपुरी को मान्यता नहीं दिया गया है, लेकिन भोजपुरी स्टार जो हैं संसद में गए हैं, संसद में गए हैं ना, ठीक है, तो वो भी हिंदी बोलते हैं। भोजपुरी क्या है, स्टार हैं, लेकिन हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। तो परमिशन नहीं मिला होगा उन्हें, ठीक है। तो अगर अपने क्षेत्रीय भाषा में बोलना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आया है कि संसद में कितने भाषा बोले जाते हैं? संसद में कितने भाषा बोले जाते हैं? 2, इंग्लिश और हिंदी। सांसद, ध्यान देना, ये क्या है, सांसद ना, सांसद की भाषा हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए। और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा बोलने के लिए हम लोकसभा और राज्यसभा से क्या करेंगे? परमिशन लेंगे, ठीक है। अगर परमिशन देते हैं तो हम बोलेंगे, नहीं देते हैं तो नहीं बोलेंगे। अगला क्या है, ये खत्म हो गया। 121 आर्टिकल नंबर 121 में क्या है, ध्यान देना। 121 में बोला गया संसद जजों पर, ध्यान देना, संसद जजों के आचरण पर जांच नहीं कर सकती है, ठीक है। जजों के आचरण पर जांच नहीं कर सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के आचरण पर जांच नहीं कर सकती, किसमें बोला गया है? 121 में। लेकिन यदि जज को हटाना है तो क्या लाया जाएगा? महाभियोग संसद ला सकती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ठीक है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया संसद ला सकती है। देखिएगा, ये समझ में आया। 121 में क्या बोला गया भाई? संसद जजों के आचरण पर जांच नहीं कर सकती है। यदि जज अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनका काम अच्छा नहीं लग रहा है, तो संसद में क्या पारित कराया जा सकता है? जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग नहीं, महाभियोग की क्या हो सकती है? प्रक्रिया। महाभियोग शब्द केवल एक व्यक्ति पर लगता है, किस पे? राष्ट्रपति पर। उसके बाद किसी पर भी लगाना है, क्या कहेंगे? महाभियोग की प्रक्रिया। 121 हो गया। 122 में क्या बोला गया है? इसी का सेम उल्टा बोला गया है, ठीक है। इसी का सेम उल्टा बोला गया है। यदि संसद झांकने नहीं जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी झांकने नहीं जाएगा संसद में। यहां बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के जज या ठीक है, संसद में क्या चल रहा है, कौन सा विधेयक पारित हो रहा है, उस पर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। 122 में क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट के जज संसद में कौन सा विधेयक चल रहा है, कौन सा कार्य चल रहा है, कौन सा सत्र चल रहा है, कौन सा संविधान संशोधन हो रहा है, इसका दखल अंदाजी करने नहीं जाएगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट का जज। लेकिन यदि आर्टिकल नंबर 13 का उल्लंघन हुआ, कौन सा? 13 का। 13 में क्या था? अल्पीकरण। क्या था? अल्पीकरण। यदि 13 का उल्लंघन हुआ तो जो ये विधेयक पारित करके भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रद्द कर देगा। दोनों को ताकत है। बोला गया है संसद सुप्रीम कोर्ट में नहीं झांकेगी, इसलिए ध्यान देना, संसद सुप्रीम कोर्ट में नहीं झांकेगी या जजों के आचरण पर बात नहीं करेगी। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी संसद को नहीं झांकेगी, नहीं बोलेगी। लेकिन यदि संसद को लगा कि जज सही नहीं है तो महाभियोग लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को लगा कि जो ये संविधान संशोधन किए हैं, कोई कुछ भी कानून लाए हैं, कोई संशोधन किए हैं, अच्छा नहीं है, तो आर्टिकल नंबर 13 का उपयोग करके क्या कर सकती है? उसको रद्द कर सकती है। एक हुआ भी था, एक विधेयक लाए थे जजों की नियुक्ति के लिए। इसमें क्या बोला गया था? प्रधानमंत्री और जो है कानून सलाहकार, ये दोनों क्या लेंगे? भाग लेंगे, ठीक है। तो ये विधेयक जब मालूम चला कि इसको सुप्रीम कोर्ट के जजों को, तो उन्होंने इसे क्या कर दिया? रद्द कर दिया, ठीक है। क्यों रद्द किए? क्योंकि ध्यान देना, आज के समय में जितने भी नेता हैं, कुछ नेता को छोड़ दो, बाकी बैकग्राउंड उनका जैसे मान लीजिए बेटा है नेता,
उनका पिता नेता रहा होगा, उनके पिता, पारिवारिक सिलसिला चला आ रहा है। ठीक है, गांव में भी देखोगे प्रधानी तो बहुत कम ही नए व्यक्ति खड़े होते हैं, बाकी वही अगर पिताजी प्रधान थे तो हम भी प्रधानी लड़ेंगे, भले न जीतें, बात की बात। ठीक है, हम भी प्रधानी लड़ेंगे, यानी कुछ घर ऐसे होंगे गांव में जो उसी घर से चुने जाते होंगे। उसी प्रकार से जो हैं सांसद लोग, उनका भी क्या होता है, परिवार फिक्स होता है। 545 इधर हैं, 245 उधर हैं ना, ये घर फिक्स हैं। लेकिन कुछ घर जैसे आ जाते हैं, 2-4 घर, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, उनका बैकग्राउंड नेता से नहीं था। ठीक है, वो नए खड़े हैं। अब उनके बच्चे जो आएंगे हो सकता है पारिवारिक रीतियाँ मिल जाएं। ठीक है, चंद्रशेखर एक हैं, तो पहली बार खड़े हुए हैं और जीत भी गए। चंद्रशेखर एक हो गए, इनका बैकग्राउंड नहीं था नेता से। और कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे कई लोग हैं, पर मैक्सिमम देखा जाता है कि जिनकी बैकग्राउंड नेतागिरी से है वही नेता में आते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं। प्रधानी में ही देख लो। इसके बाद ध्यान देना, 22 खत्म हो गया, 23 पढ़ा दिए। अध्यादेश पढ़ाए हैं क्या आप लोगों को? 23 पढ़ाए ना, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश राष्ट्रपति कब लाते हैं ये बताए थे, एक शक्ति है इनकी, पर आर्टिकल में नहीं बताए थे, बता दिए थे ना, पर आर्टिकल में नहीं बताए थे ना। अब आर्टिकल में देख लो, अध्यादेश कब लाते हैं, जब सत्र नहीं चलता रहता है। ठीक है, तब कोई कानून लाना है। ठीक है, तो क्या लाते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। किसके कहने पे लाते हैं? मंत्रिमंडल। किसके कहने पे लाते हैं? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लाते हैं। मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होते हैं। सोचना जरा, यदि राष्ट्रपति कुछ ला रहे हैं अध्यादेश तो किसके कहने पे ला रहे हैं? हाँ, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन है? पीएम। ठीक है, अच्छा, कोई अध्यादेश या कोई कानून लाते हैं तो कितने महीने तक वैलिड रहेगा? 6 माह तक। कितने महीने तक? 6 माह तक। यदि सत्र प्रारंभ हो गया, कितने दिन तक रहेगा? 42 दिन। कितने दिन तक रहेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश कितनी बार भी ला सकते हैं, कोई इसकी निश्चित सीमा नहीं है। क्या वो? हाँ, कैसे 6 महीने के अंदर? नहीं, 6 महीने, जैसे आज लाए कल फिर ला सकते हैं, परसों फिर ला सकते हैं। ठीक है, इनकी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी ला सकते हैं। ये है कि यदि एक बार ला दिए हैं उसका मैक्सिमम टाइम 6 महीने होता है। ठीक, मैक्सिमम टाइम कितने महीने होता है? 6 महीने तक। यदि सत्र प्रारंभ हो गया तब 6 महीने नहीं रह जाएगा। हाँ, ध्यान देना, यदि 6 महीने कंप्लीट हो गया, सत्र प्रारंभ नहीं हुआ, इनका अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं कि ये चलता रहे या फिर सत्र संसद में पारित करवाएं या फिर खत्म होने के तुरंत फिर अध्यादेश ला दें। समझ में हम क्या कह रहे हैं? 6 महीने समाप्त हुआ, 6 महीने के बाद या तो कहाँ पारित करवाएं? संसद में, या फिर जैसे ही समाप्त हो रहा है तुरंत फिर क्या ला दें? अध्यादेश, फिर प्रारंभ हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इनका समय कितना होता है अध्यादेश का? 6 माह। या फिर सत्र चलने के बाद कितने दिन हो जाता है? 42 दिन। कितनी बार भी ला सकते हैं, किसके कहने पर लाते हैं? मंत्रिमंडल के। इसके प्रमुख कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ये सब पढ़ा दिया गया है। देखिएगा, 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती है, किंतु विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच की जा सकती है, की जा भी सकती है और रद्द की भी जा सकती है, रद्द करते भी हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें है? 123 में और 213 में। ध्यान देना, 123 ना किसका है?
राष्ट्रपति का अध्यादेश, और दो सौ तेरह में किसका है? राज्यपाल का। ठीक है, 123 में किसका है? राष्ट्रपति का, और 213 में किसका है? राज्यपाल का, याद रखिएगा। जब ध्यान देना, अध्यादेश क्या है? जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो तो आपातकालीन कानून की जरूरत पड़े तो कौन लाता है भाई? मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देते हैं, जो क्या कहलाता है? अध्यादेश। ठीक है, जो अध्यादेश आता है वो कैसा रहता है? अस्थायी रहता है ना, तभी तो हट जाता है, इसको पहले बता चुके हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं, ला सकते हैं तो वापस भी ले सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश ला सकते हैं। कितने महीने तक रहता है? 6 महीने तक। यदि बीच में सत्र प्रारंभ हो गया तो कितने दिन तक रह जाएगा? 42 दिन तक। अध्यादेश को क्या कहा जाता है? अस्थायी कानून बनाने के लिए। ध्यान देना, अध्यादेश अस्थायी होता है। अस्थायी को अस्थायी बनाने के लिए कहाँ पारित कराना है? संसद में। वही है, अध्यादेश को अस्थायी कानून बनाने के लिए 42 दिन या 6 माह। सत्र प्रारंभ हो गया तो 42 दिन, नहीं प्रारंभ है तो 6 माह के भीतर इसे पारित कराना होगा। संसद द्वारा क्या कराना होगा? पारित कराना होगा, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। 6 महीने के बाद समाप्ति हो जाएगा। वही है। 213 में किसकी चर्चा है? अध्यादेश की, राज्यपाल की। दोनों के अध्यादेश अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। यानी न्यायिक अनुच्छेद 13 में क्या है? अल्पीकरण के तहत। ध्यान देना, ये संविधान को हनन तो नहीं पहुंचा रहा है। यदि संविधान को हनन पहुंचा रहा है तो इनके अध्यादेश को भी समाप्त किया जा सकता है। यहां तक समाप्त हो गया। अब आगे चलेगा सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद नंबर 124।